जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सौरभ स्टडी क्लासेस पर। हम लोगों ने स्टार्ट किया था आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें हम लोग टॉप 40 क्वेश्चंस करते हैं। 20 हमारे जीके बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं और 20 हमारे साइंस बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 रहेगा। आज हमारा सेट नंबर रहेगा 3। इसके पहले 2 सेट हमारे हो चुके हैं, तो आज सेट नंबर हमारा 3 है। तो बिना टाइम को वेस्ट करे हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 1 है स्वतंत्रता समानता। ये क्या है? समानता है, समानता, स्वतंत्रता समानता बंधुता, यह नारा वस्तुतः दिया गया था। ए ऑप्शन है रूसी क्रांति में, बी ऑप्शन है फ्रांसीसी क्रांति में, सी ऑप्शन है अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध में, ऑप्शन डी आपका औद्योगिक क्रांति में। तो ऑप्शन बी आपका सही रहेगा, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति आपकी हुई है 1789 में। तो 1789 में ही फ्रांसीसी क्रांति में ही ये नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग सर्विस यानी कि एसटीडी सेवा की शुरुआत कब और कहाँ की गई है? भारत में कब और कहाँ से शुरुआत की गई है? ऑप्शन आपका 1951 में दिल्ली एवं बम्बई के बीच, ऑप्शन बी आपका है 1960 में मुंबई और चेन्नई के बीच, ऑप्शन सी आपका है 1960 कानपुर एवं लखनऊ के बीच, ऑप्शन डी आपका 1972 में दिल्ली एवं कानपुर के बीच। तो ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। एसटीडी सेवा कहाँ से स्टार्ट की गई थी? एसटीडी सेवा स्टार्ट की गई है 1960 में कानपुर और लखनऊ के बीच। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जौनपुर नगर किसकी स्मृति में बसाया गया है? किसकी याद में बसाया गया है? अब देखो इसमें क्या ध्यान रखना, किसकी स्मृति में बसाया गया है और किसने बसाया है, दोनों ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए आपका गयासुद्दीन तुगलक है, ऑप्शन बी आपका मोहम्मद बिन तुगलक है, ऑप्शन सी आपका फिरोज शाह तुगलक है, ऑप्शन डी आपका अकबर है। तो ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। तो मोहम्मद बिन तुगलक की याद में इसके चचेरे भाई, इसका चचेरा भाई कौन है? चचेरा भाई जो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में सुल्तान बना है, क्या नाम है? फिरोज शाह तुगलक है। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी? तो किस सिख गुरु ने की है? तो सिख में कितने गुरु हुए हैं? अभी तक 10वें गुरु हुए हैं, 10। ठीक है, 10 गुरु टोटल, 10 गुरु हुए हैं, 10 हुए हैं। लास्ट वाले गुरु कौन है? फर्स्ट कौन है? फर्स्ट पहले ध्यान रखना, फर्स्ट गुरु नानक देव जी हैं, गुरु नानक हैं। और इसके लास्ट यानी कि 10वें, 10th है गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। गोविंद सिंह है। तो किसने हेल्प की थी, सहायता की थी? गुरु अर्जुन देव ने सहायता की थी। ऑप्शन सी हमारा सही रहेगा। अभी आपको ऑप्शन बता दें, देखो गुरु हरगोविंद ने, गुरु गोविंद सिंह ने और गुरु अर्जुन देव ने, गुरु तेग बहादुर ने। तो गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु अर्जुन देव ने सहायता की थी। ठीक है। तो इस सहायता में क्या सहायता, और ये खुसरो कौन है? खुसरो है जहांगीर का बेटा है, जहांगीर का, मुगल बादशाह जहांगीर का बेटा था। तो क्या किया था? गुरु अर्जुन देव ने उनकी हेल्प की थी, खुसरो की हेल्प की है। उससे गुस्सा होके जहांगीर ने इनकी हत्या करवा दी थी, गुरु अर्जुन देव की हत्या करा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है 5 नंबर। तो 5 हमारा है जीडीआर से क्या अभिप्राय है? जीडीआर से क्या मतलब है? तो जीडीआर का मतलब ऑप्शन है आपका सकल घरेलू अनुपात है, ग्रॉस डोमेस्टिक रेशियो। ऑप्शन बी आपका है भूमंडलीय न्यास प्राप्ति यानी कि ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट, जो कि जिसका काम क्या रहता है? जो कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से धन उगाहने का तंत्र है। ऑप्शन सी आपका है भूमंडलीय विकास सीमा, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने विकासशील देशों के लिए सुनिश्चित किया है। ऑप्शन डी आपका भौगोलिक विकास क्षेत्र, जिसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में परिभाषित किया गया है। तो ऑप्शन बी आपका सही रहेगा इसका, ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट, जिसके माध्यम से क्या होता है? देश में इन्वेस्टमेंट आता है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, निम्नांकित में से कौन सा नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय नागरिक नहीं था? ध्यान रखना, नहीं था। ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सुब्रमण्यम चंद्रशेखर है, ऑप्शन बी आपका सीवी रमन है, ऑप्शन सी आपका मदर टेरेसा है, ऑप्शन डी आपका है रविन्द्रनाथ टैगोर है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर है ये। फिर इसमें कौन सा सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए सही रहेगा।
ये क्या थे, जब इनको नोबेल प्राइज़ मिला है तो इन्होंने अमेरिका की सिटीजनशिप ले ली थी। ठीक है, ये सारे इंडियन हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर को सबसे पहले 1913 में, कब मिला है, 1913, शायद 1913 ही है, नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को सबसे पहले इंडियन से जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है। तो हमारा ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय योजना निर्माण के उद्देश्य क्या है। भारतीय योजना निर्माण के उद्देश्य क्या है, तो कौन कौन से उद्देश्य हैं। ऑप्शन ए दे रखा है राष्ट्रीय आय में वृद्धि, ऑप्शन बी आय और संपत्ति में असमानताओं को घटाना, ऑप्शन सी निर्धनता उन्मूलन, ऑप्शन डी आपको उपरोक्त सभी। तो देखो उपरोक्त सभी रहेगा, देखो आय में वृद्धि हो जाए, ये योजना आयोग का उद्देश्य रहता है। ऑप्शन बी आपका है आय और संपत्ति में असमानताएं घटे, देखो आय असमानताएं घटे, कोई बहुत ज़्यादा पैसे वाला है, कोई बहुत ज़्यादा गरीब है, तो ये असमानताएं घट जाए। निर्धनता उन्मूलन, भारत से गरीबी दूर हो, ये रहता है। ऑप्शन डी आपका उपरोक्त सभी, तो क्या हो जाएगा, तीनों सही हो जाएंगे आपके, ए बी सी सही है, इसलिए हम क्या कौन सा ऑप्शन करेंगे, ऑप्शन डी हम करेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा ट्रू रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है भारतीय संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है। तो संयुक्त बैठक किसकी होगी, भारतीय संसद की। इसमें क्या रहेगा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों की बैठक एक साथ होगी। अध्यक्षता कौन करेगा, इसकी अध्यक्षता करेंगे, अध्यक्षता इसकी कौन करेगा, अध्यक्षता इसकी करेंगे लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष करता है, अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करेंगे। ठीक है, किस संबंध में बुलाई जाएगी, जब कोई साधारण विधेयक हो, कैसा विधेयक हो, साधारण विधेयक हो, साधारण विधेयक हो और उस पर दोनों सदनों से अलग अलग पास नहीं हो पा रहा हो, वो विधेयक अलग अलग सदनों से पास नहीं हो पा रहा हो, तो एक साथ संयुक्त बैठक बुला लेंगे और क्या हो जाएगा, संयुक्त वोटिंग भी करा लेंगे, जिसके पक्ष में ज़्यादा वोटिंग रहेगी वही आपका वो पास हो जाएगा। अगर पक्ष में विधेयक के पक्ष में वोटिंग अच्छी हो गई है ना, तो विधेयक पास हो जाएगा, विपक्ष में तो ये फेल रह जाएगा, हो जाएगा। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा ये देखा गया कि विधेयक पास ही हो जाता है, क्योंकि लोकसभा में सदस्यों की संख्या ज़्यादा रहती है, राज्यसभा में ज़्यादा रहती है, तो राज्यसभा वालों की जीत हमेशा होती है। तो कब आ जाएगा, साधारण विधेयक के संबंध में ही दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा यहाँ पर राज्यसभा आएगा, राज्यसभा के पदों को सुशोभित किया है, राज्यसभा के अध्यक्ष के पदों को सुशोभित किया है। तो ऑप्शन ए आपका एम हिदायतुल्ला है, के डी हेगड़े है, सी सुब्बा राव है, पी एन भगवती है। तो क्या देखो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, हिदायतुल्ला। पहले क्या थे, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे, बाद में इनको राज्यसभा का सभापति बनाया गया, राज्यसभा का सभापति बनाया गया है। और राज्यसभा का सभापति होता कौन है, ये आपका उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति है। तो एम हिदायतुल्ला, ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, विधानसभा की 17 वसान की अवधि में राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है। 17 वसान का मतलब क्या होता है, जब विधानसभा का सत्र ना चल रहा हो तो क्या करेगा, राज्यपाल अध्यादेश जारी करेगा, कानून बना देगा। अब वो कब तक वैलिड रहेगा, तो इसके लिए आपके ऑप्शन दे रखे हैं 4, देखो। ऑप्शन ए है अध्यादेश जारी करने की तिथि से 6 माह तक, विधानसभा सत्र प्रारंभ होने के 6 माह तक, विधानसभा सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह तक, और डी है कोई अवधि सीमा नहीं। तो जो क्या होता है, ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। विधानसभा का सत्र स्टार्ट हो जाए, नई विधानसभा का सत्र स्टार्ट हो जाए और 6 हफ्ते के अंदर, ठीक है, क्या हो जाना चाहिए, वो विधेयक विधानसभा से पास हो जाना चाहिए। अगर पास नहीं हुआ है तो विधेयक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, कारवार में स्थित भारतीय नौसेना, कारवार कहाँ पे, कर्नाटक में है ये, कर्नाटक। कारवार में स्थित भारतीय नौसेना के प्रमुख अड्डे का नाम क्या है। तो आईएनएस कदम्ब है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है आपका आईएनएस विक्रमादित्य, आईएनएस हर्षवर्धन, आईएनएस कुसाण है। तो जो कौन सा हो जाए, ऑप्शन ए आपका सही रहेगा, आईएनएस कदम्ब नाम है, ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। ठीक है, कारवार कहाँ पे, कर्नाटक में है, नौसेना का अड्डा है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि CSO, सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय
केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के प्रतिवर्ष राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी विवरण, जिसे श्वेत पत्र भी कहा जाता है, में विवरण होता है। किसका विवरण होता है कि क्या करता है, अपनी रिपोर्ट जारी करता है, अपनी क्या करेगा, रिपोर्ट जारी करेगा, रिपोर्ट जारी करेगा। उस रिपोर्ट में क्या होता है, भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में होने वाले कुल घाटे का विवरण होता है। ऑप्शन बी आपका भारत के राष्ट्रीय आय का विवरण होता है। ऑप्शन सी आपका भारत के आंतरिक व्यापार के लाभ के विवरण होता है। ऑप्शन डी आपका भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में होने वाले कुल लाभ का विवरण होता है। तो जो ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा, इसमें आय का विवरण होता है। ठीक है, कौन जारी करता है, सीएसओ जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है। तो कहाँ पे भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के विषय में उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो कहाँ पे उल्लेख है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में, प्रस्तावना में। बी आपका है राजनीति के निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ऑप्शन सी आपका मूल कर्तव्यों में। ऑप्शन डी आपका 9वीं अनुसूची में। तो देखो क्या है, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में है, यानी कि डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इसमें है, इसमें उल्लेख किया गया है। आर्टिकल कौन सा है, ध्यान रखना, आर्टिकल आपका 51 है। ठीक है, आर्टिकल 51 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बरमूडा त्रिभुज कहाँ अवस्थित है। बरमूडा ट्रायंगल कहाँ स्थित है। ऑप्शन है आपको उत्तरी अटलांटिक महासागर में, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, उत्तरी प्रशांत महासागर में, दक्षिणी प्रशांत महासागर में। तो आपका क्या है, जियोग्राफी से रिलेटेड है, तो आपका है ऑप्शन ए सही रहेगा। ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। तो देखो क्या है, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर है, इसके पश्चिम में है। ठीक है, यहाँ पे पश्चिम में है, तो ये बरमूडा त्रिभुज है। इसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है, कोई भी जहाज ऊपर से गुजरता है तो क्या होता है, उसको खींच लेता है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15, बैंक को हानि से बचाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है। ऑप्शन ए आपका केवल उन्हीं लोगों को ऋण देना जो बैंक के परिचित हों। बी पक्का समर्थन ऋणाधार स्वीकार करना। ऑप्शन सी आपका केवल अल्पकालिक ऋण देना। और डी आपका बैंक के केवल पुराने ग्राहकों को ही ऋण देना। तो क्या हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही रहेगा, पक्का ऋणाधार स्वीकार करे। पक्का ऋणाधार मतलब होता है कोई गारंटी दे। ठीक है, अगर ऋण नहीं आएगा, वापस नहीं आएगा, तो क्या करेंगे, उसको नीलाम कर देंगे। ठीक है, वापसी कर लेंगे पैसे। तो क्या हो जाएगा, यही आप बैंक को बचाने का अच्छा तरीका है, बैंक में लॉस ना हो। ऑप्शन बी आपका ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, गीता रहस्य नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो गीता रहस्य बुक किसने लिखी, गीता रहस्य बुक किसने लिखी है। तो ए ऑप्शन है वासुदेव बलवंत फड़गे। बी आपका लाला लाजपत राय। सी आपका लोकमान बाल गंगाधर तिलक, लोकमान तिलक यानी कि लोकमान बाल गंगाधर तिलक। डी आपका बिपिन चंद्रपाल है। तो ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। ठीक है, गीता रहस्य किसने लिखा है, लोकमान तिलक ने लिखा है। कहाँ लिखा है, ये मांडले जेल में लिखा है, मांडले जेल, ये जेल के अंदर लिखा है, मांडले जेल में। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत यानी कि पद से हटाने का तरीका। पदच्युत किया जा सकता है, पदच्युत में होता है पद से हटाना, पद से हटाना, पद से हटाना, हटाना। कैसे हटाया जाएगा, मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा। और डी ऑप्शन है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 यानी कि 2/3 बहुमत के प्रमाणित कदाचार के आधार पर। तो ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। देखो क्या होता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाता है, ठीक है, संसद के दोनों सदनों यानी कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों में क्या आएगा, दोनों के 2/3 बहुमत से अगर कदाचार पास हो जाता है, ठीक है, इम्पीचमेंट पास हो जाती है, यानी महाभियोग, क्या कहते हैं, महाभियोग, एक तरह का महाभियोगी होता है। ठीक है, अगर पास हो जाता है तो क्या हो जाएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटा दिया जाएगा। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भी हटाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 12 अक्टूबर यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 2 अक्टूबर है, ध्यान रखना, 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। तो कहाँ से किया गया था, बस जगह का नाम पूछ रहा है। उद्घाटन किसने किया है, जवाहरलाल नेहरू ने किया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, ध्यान रखना, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं ये, सबको पता होता है ये। कहाँ किया, कब किया है, 2 अक्टूबर 1959 को किया है। कहाँ से किया वो बताना आपको है। तो कहाँ से, ऑप्शन ए आपका साबरमती से, ऑप्शन ए आपका वर्धा में, ऑप्शन सी आपका नागौर में, ऑप्शन डी आपका है सीकर। तो कौन सा हो जाएगा,
सीकर नहीं, नागौर है, नागौर जिला है ये, कहाँ का, राजस्थान का नागौर जिला है, राजस्थान, राजस्थान का। अगर गांव भी पूछे तो गांव कौन सा है, राजस्थान का गांव है बगदरी, बगदरी, बगदरी गांव, बगदरी गांव से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1919 को बगदरी यानी कि नागौर जिला का बगदरी गांव से पंचायती राज का उद्घाटन किया था। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, भूपरत के किसी भाग के अवतलन के फलस्वरूप बनने वाली घाटी जिसकी भ्रंश रेखाओं के साथ सीधी ढाल वाली समांतर दीवारें होती है कहलाती है, क्या कहलाएगी, देखो भ्रंश घाटी क्या रहेगा, इधर दीवारें उठी रहेगी और बीच में क्या रहेगा, ये बहुत ज़्यादा गहराई रहेगी, खाई रहेगी। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, तो लंबी घाटी बनती है, महाखंड गार्ड्स बनता है, गंभीर खंड कैनाइन बनता है, रिफ्ट बनता है, तो क्या बनता है, रिफ्ट बनता है, ध्यान रखना रिफ्ट बनेगा। दोनों तरफ क्या रहेगा, उठा क्षेत्र रहेगा, बीच में गहरा रहेगा, तो पर क्या बनेगी, ये रिफ्ट वैली बनेगी, रिफ्ट वैली। ठीक है, इसको रिफ्ट कहते हैं। हमारे जीके बेस्ड क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, जीके के हमने क्या करे, क्वेश्चन सारे फिनिश कर लिए, 20 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। अब हमारे साइंस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, अब साइंस क्वेश्चन भी कर लेते हैं। साइंस का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश यानी कि रेड लाइट का प्रयोग किया जाता है। देखो लाल प्रकाश, रेड लाइट का क्यों प्रयोग करते हैं, रेड लाइट का प्रयोग क्यों करते हैं, इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, यह आंखों के लिए आरामदायक होता है, इसका सबसे कम रासायनिक प्रभाव होता है, हवा द्वारा इसका अवशोषण सबसे कम किया जाता है। देखो रेड लाइट जो होती है क्या होता है, इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है, तरंग दैर्ध्य इसकी क्या रहेगी, सबसे ज़्यादा रहेगी, दर्द सबसे ज़्यादा रहेगी। ठीक है, और जिसकी तरंग दर ज़्यादा रहती है वो लाइट कहाँ तक जाती है, बहुत दूर तक जाएगी, दूर तक ट्रेवल करेगी। और ऐसी लाइट का यूज़ करेंगे जो दूर तक जाए, तो दूर तक कौन जाएगी, रेड लाइट जाएगी। इसलिए क्या करेंगे हम, रेड लाइट का यूज़ करेंगे। तो दूर तक जाती क्यों, क्योंकि इसका प्रकीर्णन नहीं होता, स्कैटरिंग नहीं होती लाइट। ठीक है, तो प्रकीर्णन किसका नहीं होता है, जिसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है वो उसका प्रकीर्णन नहीं होता है। तो रेड लाइट का की वेवलेंथ ज़्यादा है, तो प्रकीर्णन जिसका सबसे कम है, तो प्रकीर्णन सबसे कम है, इसलिए रेड लाइट का यूज करेंगे। ऑप्शन ए हमारा सही रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा आएगा, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई, भाई लंबाई बढ़ेगी चौड़ाई, तो क्या होता है, जब किसी भी लोहे शीशे की छड़ हो या कोई भी है उसको हम हीट में रखें, जब हीट में रखें क्या हो जाएगा, उसका थर्मल एक्सपेंशन होगा, क्या होगा, थर्मल एक्सपेंशन होगा, थर्मल एक्सपेंशन हो जाएगा। और जब थर्मल एक्सपेंशन होगा तो चारों तरफ बढ़ेगी, भाई लंबाई बढ़ेगी, चौड़ाई सब कुछ बढ़ेगा। तो ऑप्शन कौन कौन सा दे रखा है, यह अब प्रभावित रहता है, घटती है, बढ़ती है, अव्यवस्थित रहती है। तो अव्यवस्थित रहती है मतलब क्या करेगी, ये चारों तरफ बढ़ेगी, लंबाई बढ़ेगी, चौड़ाई भी बढ़ेगी। तो डी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 3 है, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी इसकी परिक्रमा करती है। तो क्या बताया, सूर्य क्या है, हमारा ये सौरमंडल है, इसके बीच में क्या ये सन है और अर्थ क्या है, इसके चारों तरफ घूम रही है, ये बताया है। तो इस सिद्धांत को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है हीलियोसेंट्रिक कहा जाता है इसको, सेंट्रिक कहा जाता है, इसको हेलियोसेंट्रिक कहते हैं। तो किसने कहा है, ऑप्शन ए आपका न्यूटन है, गैलीलियो है, पर्डिनी है, कॉपरनिकस। तो कॉपरनिकस है, तो कॉपरनिकस ने ग्रही संबंधित बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं, तो कॉपरनिकस ने बोला था। कौन सा सिद्धांत दिया है, हेलियोसेंट्रिक का सिद्धांत दिया है। हेलियोसेंट्रिक कहाँ से आया, देखो क्या होता है, जो हमारा सन है, सन में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा है, हीलियम ज़्यादा है। तो हीलियम ज़्यादा है तो हीलियम सेंटर है, तो उसको बोलेंगे हीलियोसेंट्रिक। ठीक है, तो हीलियोसेंट्रिक हीलियम से आया है, तो ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। आप डेली ऐसे बने रहोगे तो हम आपको कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। ठीक है, अब वीडियो को क्या करना है, आपको लाइक भी करना है, चैनल को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हीरक वलय, हीरक क्या हो जाएगा, डायमंड, हीरक में होता है डायमंड वलय बनेगा, चक्कर बनेगा डायमंड जैसा। तो क्या कहाँ बनेगा, हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जाता है, कब देखा जाएगा, पूर्ण सूर्यग्रहण के आरंभ में, पूर्व सूर्यग्रहण के अंत में, केवल पूर्णतः पद चिन्ह के परिधीय क्षेत्रों में। डी आपका केवल पूर्णतः पद चिन्ह के केंद्रीय भाग में, केंद्रीय क्षेत्रों में। तो ऑप्शन सी आपका सही रहेगा।
तो कहाँ देखो, जब आपका ये हीरक वलय कब बनेगा, स्टार्टिंग बनेगा लास्ट बनेगा। तो पूर्णता, तो पूर्ण ग्रहण तो रहेगा, साथ साथ में स्टार्टिंग में देखा जाएगा और लास्ट में देखा जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, कार के इंजन में चॉकिंग नहीं है, नॉकिंग होता है। नॉकिंग, NOCKING, नॉकिंग, ठीक है, NOCKING, नॉकिंग। नॉकिंग, नॉकिंग के लिए किसका उपयोग करते हैं, किस ईंधन का, ईंधन में, फ्यूल में किसका उपयोग करेंगे? ऑप्शन आपका एथिल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल है, बी आपका ब्यूटेन है, सी आपका लेड टेट्रा इथाइल है, और डी आपका वेट पेट्रोल। तो वेट पेट्रोल, तो देखो ऑप्शन आपका सी रहेगा, लेड टेट्रा इथाइल। लेड टेट्रा इथाइल का उपयोग करेंगे कार इंजन के ईंधन में मतलब पेट्रोल डीजल में, जिससे क्या हो, नॉकिंग ना हो, ठीक है, नॉकिंग ना हो। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है? स्टेनलेस स्टील आपको बनाना है तो किसका उपयोग करेंगे? तो ए ऑप्शन क्रोमियम निकल है, और बी आपका निकल और तांबा है, क्रोमियम और ग्रेफाइड है, बेंजीन और एसीटोन है। तो देखो ये कहाँ आ रहा है, देखो तांबा निकल कहाँ उपयोग करेंगे, तो क्रोमियम और निकल का उपयोग करेंगे, क्रोमियम Cr और Na का उपयोग करेंगे हम स्टेनलेस स्टील बनाने में, ठीक है। आयरन रहेगा प्लस Fe भी तो रहेगा, ठीक है। ज़्यादा स्ट्रांग बनाना है तो कार्बन ऐड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, निम्नलिखित में से कार्बन की मात्रा का सही अवरोही क्रम, अवरोही बताना है आपको, मतलब घटता क्रम बताना है, ठीक है। तो अवरोही मतलब अवरोही घटता क्रम होता है, सबसे ज़्यादा रहेगा, फिर कम रहेगा, फिर उससे कम रहेगा, फिर उससे कम रहेगा, फिर उससे कम, सबसे कम हो जाएगा, ऐसे अवरोही क्रम। तो क्या बताना है, अवरोही क्रम बताना है कार्बन का। तो कच्चा, ऑप्शन है आपका कच्चा लोहा, ढलवा लोहा, मृदु लोहा, इस्पात है। इस्पात है, मृदु इस्पात है, कच्चा लोहा, ढलवा लोहा है। कच्चा लोहा, मृदु इस्पात और ढलवा लोहा है। ऑप्शन डी आपका मृदु इस्पात, ढलवा लोहा और कच्चा लोहा। तो ऑप्शन ए आपका सही रहेगा, कच्चा लोहा, ढलवा लोहा और मृदु इस्पात। तो कार्बन की मात्रा का अवरोही क्रम है। तो कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा कच्चे लोहे में, फिर उससे ढलवे लोहे में, सबसे कम मृदु लोहे इस्पात में पाया जाता है, कार्बन की मात्रा पाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, सूची फर्स्ट, ये हमारी फर्स्ट सूची दे रखी है और ये हमारी सेकंड सूची दे रखी है, ठीक है। को सम्मिलित कीजिए, सूचियों में के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते सही उत्तर दीजिए। तो क्षोभ मंडल के सामने ये दे रखा है आपका समताप मंडल, तो आपको क्या करना, सही मैचिंग करना है। देखो क्षोभ मंडल का क्या हो सकता है, क्षोभ मंडल में विद्युत चुंबकीय किरणों का परावर्तन, चुंबकीय किरणों का परावर्तन कहाँ पे होगा, देखो आयन मंडल में होता है, क्योंकि आयंस है ना, तो आपका ये हो जाएगा 4 का डी का 1 हो जाएगा। समताप मंडल, तो समता ओजोन का देखो कहाँ के पराग, ओजोन किरण, ओजोन परत क्या करेगी, ओजोन मंडल क्या करेगा, परावैंगनिक किरणों को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो 2 इसका हो जाएगा। समताप मंडल, सामान्य ताप, समताप मंडल क्या हो जाएगा, जिसमें क्षैतिज हवा चलती है, और क्षोभ मंडल में क्या आ जाएगा 4, तो सामान्य ताप पतन हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट का क्या हो जा रहा है 4, और 2 का हमारा क्या हो जा रहा है 3, फिर हो जा रहा है आपका 2, फिर हो जा रहा है 1, तो 4 3 2 1। किस ऑप्शन दे रखा है 4 3 2 1, तो सी ऑप्शन आ रहा है 4 3 2 1, सी ऑप्शन हमारा सही हो रहा है, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, ध्यान रखना सत्य नहीं है। ऑप्शन ए आपका जलवाष्प निचले वायुमंडल की अति परिवर्ती गैस है। ऑप्शन बी आपका अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है। ऑप्शन सी आपका है शीत कटिबंध उभय गोलार्धों में ध्रुवांब ध्रुवों के बीच उपस्थित होता है। डी आपका जेट वायु धाराएं अत्यधिक ऊंचाई की हवाएं हैं जो धरातलीय मौसमी दशाओं को प्रभावित करती है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, जलवाष्प निचले वायुमंडल में अति परिवर्तित होती है, तो हमारा इसका कौन सा ऑप्शन सही हो रहेगा, ऑप्शन बी हमारा सही रहेगा, अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है। तो हमारा ये क्या रहेगा, यही असत्य, बाकी सारा सही है, बाकी सारा ट्रू है, ठीक है। यही हमारा गलत है, तो हमारा ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, जीवाणु और विषाणु के कारणवश होने वाली बीमारियों को बताना है। के कारणवश कौन कौन कैसी बीमारी होती है, प्रत्युजताएं बीमारी होती है, अंतर संचरणीय रोग होते हैं, विपोषी रोग होते हैं, संक्रमण रोग होते हैं। देखो संक्रमण रोग होंगे, एक वन प्लेस से दूसरे प्लेस, या मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली बीमारी संक्रमण बीमारी कहलाती है, संक्रमण रोग होंगे। तो ऑप्शन डी हमारा सही रहेगा, डी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है,
निम्नलिखित युग्म में असत्य युग्म को पृथक कीजिए। इसमें से असत्य कौन सा ये बताना है। दूरदृष्टि दोष, निकट की वस्तु साफ नहीं दिखती। दूरदृष्टि दोष है, निकट नहीं दिखेगी मतलब दूर की दिखेगी, तो दूरदृष्टि में दूर की वस्तु दिखती है, तो हमारा ये सही है। आपको कौन सा बताना है, असत्य बताना है। निकट दृष्टि दोष, निकट की वस्तु साफ नहीं दिखती, यहाँ पे निकट नहीं दिख रही है, तो निकट दृष्टि दोष में निकट की दिखेगी, तो हमारा ये गलत लग रहा है हमें, ठीक है। मोतियाबिंद बिंद, नेत्र से नेत्र लेंस अपारदर्शी, मतलब मोतियाबिंद में क्या होता है, अपारदर्शी लेंस बन जाता है, लेंस बन जाता है, क्या ऊपर एक लेयर जम जाती है वाइट वाइट सी, ठीक है। तो मोतियाबिंद, तो ये भी हमारा सही है। जरा दृष्टि दोष क्या हो जाएगा, जो बूढ़े हो जाएंगे, मतलब जब एज बढ़ जाएगी तो हमारा आंखें कमजोर हो जाएगी, है ना, लेंस एडजस्टमेंट सही से नहीं कर पाएगा, तो हमारा जरा दृष्टि दोष हो जाएगा, तो ये भी हमारा सही है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या है, असत्य है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, कुछ वायरसों में आरएनए क्या होता है, आरएनए होता है परंतु डीएनए नहीं होता। आरएनए होता है, डीएनए नहीं होता है। इससे क्या पता चलता है। ऑप्शन ए आपका वायरस से प्रतिकृति नहीं होती। ऑप्शन बी आपका इन वायरसों की वंशागत जानकारी नहीं होती है। आरएनए आनुवांशिकी जानकारी को वायरसों में संप्रेषित करता है। डी आपका न्यूक्लिक अम्ल को क्रिस्टलीकृत किया जाता है। देखो क्या होता है, जो वायरस है, वायरस क्या करेगा, आरएनए से ही, है ना, अपने जो मैसेज हैं, है ना, आनुवांशिक गुण हैं, भेज सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है, तो आरएनए ही रहता है। तो क्यों होता है, क्योंकि क्या करता है ये, इससे क्या करता है, आरएनए आनुवांशिक जानकारी को वायरसों में संप्रेषित करता है। तो ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। तो आरएनए के माध्यम से क्या करता है, आनुवांशिक जानकारी को दूसरे में संप्रेषित करेगा, भेजेगा, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है, स्वतंत्र रूप से गति करती हुई वस्तुएं, जो वस्तु स्वतंत्र रूप से गति करेगी वो किधर विस्थापित होगी। देखो ऑप्शन ए आपका उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी तरफ विक्षेपित होती है, बी है दक्षिणी गोलार्ध में दाईं ओर विक्षेपित होती है, ऑप्शन सी आपका है विषुवत रेखा पर ऊपर की ओर विक्षेपित होता है, ऑप्शन डी आपका है पृथ्वी की गतियों से अप्रभावित होता है। तो देखो क्या है, उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी तरफ, तो हमारा ऑप्शन ए सही रहेगा। देखो क्या है, क्या हो रहा है, रोटेशन तो हो रहा है, ठीक है, साथ साथ में हमारा रोटेशन के कारण, रोटेशन किस कारण होता है, कोरियोलिस बल होता है, कोरियोलिस बल होता है, कोरियोलिस बल, कोरियोलिस बल होता है, जिसके कारण क्या होता है, अर्थ क्या करती है, रोटेशन करती है। तो जब रोटेशन करेगी तो उत्तरी गोलार्ध से क्या करे, दाहिनी तरफ, थोड़ा सा दाहिनी तरफ, है ना, राइट साइड में धूल वस्तुएं क्या करें, विक्षेपित होगी, धीरे धीरे थोड़ा सा शिफ्ट होगी, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना हमें। देखो ऑप्शन ए है, ध्रुवों की दिशा की तुलना में भूमध्य रेखा के साथ साथ क्षोभ मंडल की ऊंचाई अधिक है। ध्रुवों की दिशा की तुलना में, ध्रुवों की तुलना में भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई ज़्यादा है, ये बता रहा है। ऑप्शन ए बी कह रहा है, समताप मंडल मेघों तथा उनसे संबंध मौसम घटना से मुक्त होता है, समताप मंडल में कोई घटना नहीं होती है, तो सही नहीं है, बताना ध्यान रखना, नहीं है। जेट वायुयान प्रायः मध्य मंडल में उड़ते हैं, मध्य मंडल। डी आपका है, आयन मंडल रेडियो तरंगों को पृथ्वी की ओर परावर्तित करता है, जिसके फलस्वरूप बेहतर संचार होता है ना, बेहतर संचार संभव होता है। देखो क्या है, ऑप्शन ये आपका सही रहेगा, क्योंकि ध्रुवों की दिशा की तुलना में भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई ज़्यादा होती है, ठीक है। क्षोभ मंडल यहाँ पे भूमध्य रेखा पर क्या रहेगी, इसकी ऊंचाई ज़्यादा रहेगी, यहाँ पे ध्रुवों पे कम रहेगी। समताप मंडल मेघों तथा उनसे संबंध मौसम घटनाओं से मुक्त रहता है, तो देखो क्या हो, समताप मंडल में कोई मौसमी घटनाएं नहीं होती। ऑप्शन सी आपका, जेट वायुयान प्राय मध्य मंडल में था, मध्य मंडल में क्यों उड़ेंगे, मध्य मंडल में उड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कोई भी वहाँ बिजली गिर जाएगी, कुछ भी हो जाएगा, है ना, थंडरस्टॉर्म की वजह से क्या हो जाएगी, क्रैश कर जाएगा। तो ये तो हमारा गलत लग रहा है, तो हमारा ऑप्शन देखो ये बी भी सही हो गया, सी हमारा गलत हुआ है। आयन मंडल में क्या होता है, रेडियो तरंगे होती है, जिसके माध्यम से क्या होता है, संचार संभव होता है, संचार होता है, ठीक, कम्युनिकेशन सिस्टम हमारा होता है। तो हमारा डी भी सही है, तो हमारा सी गलत है, तो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। असत्य पूछ रहा था, गलत कौन सा है, तो सी हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट करके एक आंसर को हम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कथन निष्कर्ष वाला, कारण और निष्कर्ष है और कारण है, ठीक है। निष्कर्ष कारण, यानों को वाह्य अंतरिक्ष में नोदित करने के लिए जेट इंजनों का उपयोग किया जाता है। यान को जो एक ग्रह से दूसरे ग्रह पे जाते हैं, मतलब जो हम लोग स्पेस में भेजते हैं, रॉकेट भेजते हैं, उनको जेट इंजन दहन के लिए वायुमंडल से हवा लेता है। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, तो कौन सा रहेगा सही, तो सही आपका रहेगा ये आपका कथन निष्कर्ष वाला या अधूरा क्वेश्चन रहेगा। वैसे आपका ये तो गलत लग रहा है, ये सही लग रहा है, ठीक है, कारण हमारा सही है, निष्कर्ष गलत है,
ठीक है, तो शायद डी ऑप्शन इसमें दे रखा और डी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 16, पौधों तथा जंतुओं में निम्न अंतरों के आधार पर कौन सा कथन असत्य है। पौधों तथा जंतुओं में जो अंतर दे रखे हैं उनके माध्यम से कौन सा असत्य है। तो ऑप्शन ए दे रखा, पादपों में कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल पाई जाती है जबकि जंतुओं में नहीं पाई जाती है। तो ये तो हमें सही लग रहा है, आपको क्या बताना है, असत्य बताना है। ठीक है, ये सही लग रहा है, सही है ये ऑप्शन। बी है, पादपों में पर्णहरित पाया जाता है। तो पौधों में क्या पाया जाएगा, पर्णहरित मिलेगा यानी कि क्लोरोप्लास्ट मिलेगा। क्लोरोप्लास्ट क्या मिलेगा हमें, क्लोरोप्लास्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट मिलेगा। क्लोरोप्लास्ट के कारण क्या होता है, पत्तियों का रंग हरा होता है। जबकि जंतुओं में कहाँ मिलेगा भाई, किस जंतु का, किस जीव का, एनिमल का रंग हरा है। तो ये हमारा, ये भी सही है। सी, हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। भाई फोटोसिंथेसिस के माध्यम से क्या करते हैं, पौधे अपना खाना स्वयं बना लेते हैं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। जबकि जंतु क्या करते हैं, पौधों पर निर्भर रहते हैं। तो ये भी हमारा सही है। डी कह रहा है, जंतु कोशिकाओं में रसधानी यानी कि वैकोल्स पाई जाती है जबकि पादप कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। देखो रसधानी दोनों में पाई जाएगी, रसधानी जो वैकोल्स रहेगा दोनों में पाई जाएगी, रसधानी दोनों में मिलेगी। लेकिन क्या रहेगा, जंतुओं में छोटी रहेगी और इसमें ज़्यादा रहेगी। तो दोनों पाई जाती है, यही हमारा गलत हो जाएगा, ये हमारा गलत है। तो यही हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है, कौन सा कह रहा है, असत्य कह रहा था। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। सैकरीन क्या कार्बोहाइड्रेट होता है, एड्रेनलिन हार्मोन है, थायमिन क्या है, विटामिन है, कैरोटीन क्या है, प्रोटीन है। तो क्या है, ये तो कैरोटीन क्या है, प्रोटीन है। थायमिन ये आपका विटामिन होता है, एड्रेनलिन क्या हार्मोन है, सैकरीन क्या कार्बोहाइड्रेट नहीं है ना, ये क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में कन्वर्ट करता है, एथेनॉल में परिवर्तन करेगा। ये पिछले वाले सेट में रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। ए है जाइमेज, बी आपका है इन्वर्टेज है, और सी आपका माल्टेज है, और डी आपका डाइस्टेज है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा, जाइमेज आपका सही रहेगा। तो जाइमेज क्या करता है, ग्लूकोज को एथेनॉल में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज के एथेनॉल में, मतलब शराब बना देगा एथेनॉल। ठीक है, C2H5OH, H5OH। ठीक है, ये बना देगा, जाइमेज करेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 19, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है। ये तो सबको पता है डीपीटी का प्रयोग किसके लिए होता है, डिफ्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, है ना। डिफ्थीरिया, काली खांसी और टेटनस, तो तीनों काम में एक साथ करता है। तो हमारा ए ऑप्शन दिख रहा है, पहले नंबर पे दिख गया हमें, तो हमारा ए ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है ना। क्या बताना आपको, नेचुरल पॉलीमर बताना, नेचुरल पॉलीमर बताना है, नेचुरल पॉलीमर बताना है। कौन सा, बेकिलाइट कहाँ है भाई, सेलुलोज, पीवीसी, नाइलॉन। तो ये क्या है, ये सारे हैं सिंथेटिक है। ठीक है, सारे सिंथेटिक है। आपका सेलुलोज हो जाएगा, कहाँ मिलता है, प्लांट्स में मिलता है, ये आपका प्लांट्स में मिलेगा। ठीक है, इस तरह क्या किया हम लोगों ने 40 क्वेश्चन कर लिए हैं। कितने क्वेश्चन कर लिए हैं, 20 जीके और प्लस 20 साइंस के क्वेश्चन किए। ठीक है, और ध्यान रखना इसके कमेंट बॉक्स में पीडीएफ को लिंक कर दिया गया है, पीडीएफ को पिन किया गया है। ठीक है, पीडीएफ को पिन कर दिया गया है। और साथ साथ में क्या हुआ है, ये हमने सारा इसको क्या करा है, डिटेल्स में आंसर दे दिया है। ठीक है, इसको क्या एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, सारे क्वेश्चन को, ये आपका क्वेश्चन 1 का एक्सप्लेनेशन है, ऑप्शन बी आपका, ये सारे आंसर शीट भी दे रखी है, आंसर शीट भी है, और साथ साथ में थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दिया गया है। ठीक है, अब करना क्या है, दो आपको क्या करना है, वीडियो आपको पसंद आया हो भाई, इन्फॉर्मेटिव जानकारी है सारी है। ठीक है, इन्फॉर्मेटिव है, तो क्या करना भाई, ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट है, ग्रुप डी के लिए भी है। ठीक है, ग्रुप डी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और एनटीपीसी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एनटीपीसी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए अच्छे से। और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को, क्या वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देना है। ठीक है, कमेंट भी करना है, कम से कम आपका आउटपुट पता लगेगा, हमें आउटपुट पता लगेगा। ठीक है, इसी तरह की सीरीज हम लाते रहेंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, एग्जाम तक आपको ऐसे प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे। ठीक है, इस तरह से प्रैक्टिस सेट देते रहेंगे। ये सारा हमने एक्सप्लेन कर दिया सारा है। ठीक है, सारे आंसर दे रखे हैं।
और इसके कमेंट बॉक्स में PDF है, आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप PDF आपको डाउनलोड नहीं होती, कोई प्रॉब्लम अगर आ रही है तो आप कमेंट जरूर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।